बेटे आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है टैक्सेशन पेपर की। पेपर नंबर आपके बेटा अभी ये 3 है, टैक्सेशन। इसके 2 पार्ट्स हैं बेटा। एक इनकम टैक्स जिसको आप डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, दूसरा जीएसटी जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं बेटा वो इनकम टैक्स की है। ये 60 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है। इसमें जो एमसीक्यू आता है बेटा वो 18 नंबर का आता है, इसमें 12 नंबर का। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं 42 और इसमें 28, इस तरीके से पेपर आता है। ठीक है। इस 42 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, इसको आप मैंडेटरी क्वेश्चन कहते हैं। ये 14 मार्क्स का होता है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एनी 2 करने होते हैं। और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 28 ये, 14 ये, और ये 42 मार्क्स का चैप्टर। सब लोग साथ में नोट करते रहेंगे। ऐसे 42 नंबर का पेपर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है बेटा वो टोटल इनकम कंप्यूट करने का होता है। ठीक है। मैं ये बिल्कुल मान के पढ़ाऊंगा कि आपने टैक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो आज हम इनकम टैक्स शुरू करने जा रहे हैं और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, बेटा टैक्स किसे कहते हैं? आप लोग बताना चाहेंगे बेटा टैक्स किसे कहते हैं? आप सब लोग। बेटा मैं वेट करूंगा आपका। आप चाहें तो माइक का यूज कर सकते हैं बेटा। बेटा आप अपने माइक का यूज करिए और मुझे बताइए टैक्स किसे कहते हैं? एनीथिंग पेड टू गवर्नमेंट, कंपल्सरी पेमेंट। वेरी गुड। ठीक है। आगे से हम बोलेंगे बेटा कंपल्सरी पेमेंट। क्या बेटा? कंपल्सरी पेमेंट टू थ्रू। एक बच्चे ने बताया कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, बात तो ठीक है बट कंप्लीट नहीं है। कंपल्सरी पेमेंट थ्रू एन एक्ट। एक्ट कहते हैं बेटा लॉ को। एज पर द लॉ जो पेमेंट चार्ज की जाएगी तो हम टैक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ टैक्स के लिए लॉ का होना जरूरी। बिना लॉ के अगर कोई बेटा पेमेंट ली जाएगी तो वो कुछ भी हो सकती है, टैक्स नहीं हो सकती। टैक्स किसे कहेंगे हम? ऐसी पेमेंट जो एज पर द लॉ ली जाए। क्वेश्चन ये होता है लॉ कहाँ बनता है? तो बेटा लॉ जनरली पार्लियामेंट में बनता है। जनरली पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ जो मेंबर बैठते हैं उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड मेंबर होते हैं। राज्यसभा के मेंबर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंडिया के, और जितने भी एमएलए हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले बेटा एक टैक्स कमेटी बनाती है। ये टैक्स कमेटी रिसर्च करती है, सर्वे करती है, रिपोर्ट तैयार करती है ऑन इकोनॉमिक इशू, जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं। ये जनवरी के महीने में, दिसंबर के मिड से शुरू हो जाती है और जनवरी के महीने में आप इसको इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करके स्टैंड रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय हमारी डॉक्टर निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है,
इनके पास ये रिपोर्ट पहुंच जाती है, ये इसको पास कराती है थ्रू कैबिनेट। मतलब इस पर प्रधानमंत्री से बात होती है, गृह मंत्री से बात होती है, डिफेंस मिनिस्टर से बात होती है, तो पूरा कैबिनेट इस पर चर्चा करता है और इसके बाद ये कहलाता है बेटा फाइनेंस बिल। इस बिल को बेटा लोकसभा में रखा जाता है और राज्यसभा में। जब ये यहाँ पास हो जाता है तो इसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इनके पास भेजा जाता है फॉर एसेंट, इनके एग्रीमेंट के लिए। और ये अपना एग्रीमेंट देती हैं, एसेंट देती हैं साइन एंड सील करके, अपनी सिग्नेचर करके और उस पर स्टैंप लगा के। ऐसा करने से बेटा ये बिल बन जाता है एक्ट, और इस एक्ट को हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट। इसके थ्रू जो पेमेंट ली जाती है उसको हम कहते हैं टैक्स। फिलहाल हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें। जब आप ये नोट कर लें तो मुझे बताइएगा, मैं आगे चलूं। आप नोट कर लीजिएगा जल्दी। ठीक है, आगे चलते। देखिए हमारे देश में सबसे ऊपर है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। को लिखा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। ठीक है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते होंगे कितने आर्टिकल हैं बेटा, बताएंगे कितने आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? आप लोग जानते हो तो बताइए। 448 आर्टिकल। बिल्कुल, इनके बारे में आपको जीएसटी में पढ़ाया जाता है डिटेल में। मैं इनमें से एक आर्टिकल की बात कर रहा हूं अभी, आर्टिकल 265। इसमें लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लेवी, आप पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कलेक्टेड ना लिया जाएगा एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ नहीं होगा तब तक ना आपसे कोई टैक्स लगाया जाएगा, ना बेटा आपसे कोई टैक्स लिया जाएगा बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसलिए हमने लास्ट पेज पे ये कहा कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो एज पर द एक्ट ली जाती है, इसे हम टैक्स, यानी कि टैक्स वही होगा जिसको एज पर द लॉ लिया जाए। बाकी अगर कुछ और है तो पेनल्टी हो सकती है, रिश्वत हो सकता है, कोई और चार्जेस हो सकते हैं, टैक्स नहीं होगा जो बिना लॉ के लिए। एक है जी आर्टिकल 246, इसका 7th स्केड्यूल है। इसके अंदर 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसको बेटा हम यूनियन लिस्ट कहते हैं या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, ये स्टेट लिस्ट होती है और ये कॉन्करेंट है। इस लिस्ट के अंदर बेटा एंट्री होती है, इसमें ही एंट्री है 81, इसमें एक एंट्री है 82। इस एंट्री का यूज करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, कानून का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 19। ये कानून बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 19। लिस्ट 2 जो है
बेटा इसमें जो कानून बनाए गए हैं इसमें वो इश्यूज हैं जो रिलेटेड टू स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, और यहाँ पे जो पावर है वो दोनों को है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन कानून को बना सकती है जिसकी पावर लिस्ट 1 में या लिस्ट 2 में नहीं है। लिस्ट 1 में जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट बनाती है बेटा, जैसा भी हमने पीछे कहा था। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इस पर जो साइन एंड सील करता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, धीरे धीरे मैं आगे लेके आपको चलूंगा बेटा, और आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए इसकी, और बढ़िया हो जाएगा आपका। बस थोड़ा सा समय लगेगा, समय की ज़रूरत है बेटा। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में इसको बांट रहा हूँ। एक स्टेट्स, आप सब जानते होंगे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। और बच्चों यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे देश में, बताएंगे आप लोग? हमारे देश में यूनियन टेरिटरी कितनी? वेरी गुड, 9 बता रहे हैं अनीश भाई। बेटा 8 है यूनियन टेरिटरी। अनीश भाई 8 है यूनियन टेरिटरी। कशिश 8 है बेटा। इन 8 यूनियन टेरिटरी में आप जानते हैं बच्चों 2 तरह की यूनियन टेरिटरी हैं। एक वो जिनका लेजिस्लेचर है, और एक बेटा वो जो विदाउट लेजिस्लेचर है। इसमें 3 है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। बेटा जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर होगा, और इसको हाफ स्टेट कहा जाता है। लद्दाख, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और बेटा नंबर 5 दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर। ये दोनों जो हैं ये अलग अलग हुआ करती थी 2020 तक, बट ये दोनों गुजरात के पास हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने चाहा कि दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी रहे। इसलिए दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी, इसलिए कुछ बच्चों की जानकारी में यूनियन टेरिटरी अभी भी 9 है बेटा, जबकि ये 8 है। ये विदाउट लेजिस्लेचर वाली हैं, इन पर प्रेसिडेंट रूल चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बच्चा बताइए। ये जो 28 स्टेट्स हैं इनका कानून बनता है बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आप हिंदी में विधानसभा कहते हैं, और इनके जो मेंबर हैं तो आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पे एक चीज और होती है, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनके मेंबर को आप एमएलसी बोलते हैं। यहाँ दोनों जगह जब लॉ पास होगा तब कानून बनेगा, और यहाँ पे जो साइन और सील करेगा वो बेटा गवर्नर करेगा, गवर्नर। इन 28 स्टेट्स में जो साइन और सील करेगा उस राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर करेगा।
जितने भी हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं वो उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा भी है ऑनलाइन बच्चों, और विधान परिषद भी है। ठीक है, वहां पे आपको एमएलए और एमएलसी दोनों मिलेंगे और इनमें गवर्नर साइन करेगा। मगर जो ऑन लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी है बेटा, यहाँ पे आपको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। आप दिल्ली की बात करिए, यहाँ विधानसभा तो है, दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। दिल्ली में आपको एमएलए तो मिलेगा, दिल्ली में आपके एमएलसी नहीं मिलेगा। एमएलए है दिल्ली, एमएलसी नहीं है। इसलिए दिल्ली इज अ हाफ स्टेट, जम्मू कश्मीर हाफ स्टेट, पुदुचेरी इज अ हाफ स्टेट। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या जी? लेजिस्लेटिव असेंबली। आप में से मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे साइन कौन करता है? साइन एंड सील कोई बताएगा बेटा? देश के कानून पर प्रेसिडेंट, राज्य के कानून पर गवर्नर, यहाँ के कानून के लिए कौन साइन करेगा? आप में से कोई एक बताइए बेटा, जल्दी से बेटा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे कह रहे हैं पीएम शायद। बेटा आप लोगों ने, ठीक है, 40 नंबर का टेक्स्ट पढ़ लिया है, तब आप गलत बता रहे बेटा। नहीं बेटा, यहाँ पे साइन करता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको आप उपराज्यपाल बोलते। तो देश के कानून पर प्रेसिडेंट, राज्य के कानून पर गवर्नर और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। उम्मीद करता हूं ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी पिक्चर आपको। तो मैं आगे चलना चाहूंगा बेटा अब। ठीक है, मैं आगे चलना चाहूंगा। सबसे ऊपर है बेटे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेश पेज पे नोट करिएगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल में बेटा स्केड्यूल है, जैसे अभी हमने देखा था 7th स्केड्यूल, या शेड्यूल भी बोल सकते हैं। शेड्यूल में बेटा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एंट्री है, जैसे अभी आपने देखा एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 1। इस एंट्री में एक्ट होगा, जैसे अभी आपको मैंने बताया इनकम टैक्स एक्ट 19। कोई मुझे बताएगा बेटा एक्ट के अंदर क्या होता है आप में से? और आप ये पढ़ने जा रहे हो बेटा एक्ट, कोई बताएगा एक्ट में क्या होता है बेटा? पता है बताइए, नहीं पता है कोई बात नहीं, नो कर दीजिए। पता है तो यस करिए, नहीं पता है तो नो कर दीजिए। ठीक है, कभी बेटा हमें तुक्का नहीं मारना है, मन गढ़ंत बात नहीं करनी। बेटा एक्ट में होते हैं चैप्टर्स, एक्ट ना चैप्टर्स में बटा हुआ है। चैप्टर्स का मतलब है पार्ट्स, और इन चैप्टर्स में होते हैं बेटा सेक्शन। सेक्शन में होता है बेटा सब सेक्शन, सब सेक्शन में होता है क्लॉज। बेटा क्लॉज में होता है सब क्लॉज। एक आप नाम सुनेंगे पैरा, एक सब पैरा, फिर उसके नीचे कोई स्पेशल बात कहनी है उसको हम प्रोविजो बोलते। प्रोविजो को हम कंडीशनल क्लॉज भी बोलते। और प्रोविजो के बाद आता है बेटा आपका एक्सप्लानेशन। जब किसी लॉ में कोई डाउट आ जाता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ में एडिशन किया जाता है उसको हम एक्सप्लानेशन बोलते हैं। और रिमूवल ऑफ डाउट, यानी कि क्लैरिफिकेशन, एक प्रकार की क्लैरिफिकेशन है जिसको सेक्शन का पार्ट बना दिया। बताइए अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे लेके चलूं। ये बिल्कुल बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं अभी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं।
तीन बातें मैं आपको बताता हूं। टैक्स पेयर को हिंदी में करदाता और इनकम टैक्स में बेटा असेसी बोलते। टैक्स ऑफिसर को बच्चों असेसिंग ऑफिसर बोलते। और प्रैक्टिकली मैं बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी हायरार्की है इनकम टैक्स ऑफिसर की। उनमें से मात्र 3 ही लोग हैं जिनको हम असेसिंग ऑफिसर बोलते। जेसी यानी कि जॉइंट कमिश्नर, के बाद एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, और उसके बाद आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिस। ये होते हैं जी असेसिंग ऑफिसर। इससे ऊपर जो पोस्ट होती हैं वो भी असेसिंग ऑफिसर नहीं होते। इसके जो नीचे पोस्ट होती हैं वो भी असेसिंग ऑफिसर। सबसे बड़ा जो असेसिंग ऑफिसर है वो जॉइंट कमिश्नर है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर है, उसके नीचे आईटीओ है इनकम टैक्स ऑफिस। ठीक है। अब हमारा कौन होगा असेसिंग ऑफिसर बेटा, वो हमारी टैक्सेबल इनकम पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख तक की टैक्सेबल इनकम के लिए असेसिंग ऑफिसर आईटीओ होते हैं। 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की इनकम के लिए एसी और डीसी असेसिंग ऑफिसर होते हैं। और 25 लाख के से ज्यादा की इनकम के लिए ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, तीसरा पॉइंट, क्या अगर आज आपने 5 लाख रुपए कमाए तो क्या गवर्नमेंट को आज ही टैक्स देना है आपने? हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या अगर आज आपने पैसे कमाए 5 लाख रुपए तो क्या गवर्नमेंट को आज ही टैक्स देना है आपने? नो बेटा, गवर्नमेंट कहती है एक, ये जनरल रूल है, हर जगह ये रूल नहीं लगेगा, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पर जनरल रूल ये है कि आप जितना भी पैसा पूरे वर्ष में कमाएंगे वो ईयर समाप्त होने के बाद नेक्स्ट ईयर में पैसा देना है। जैसे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जितना भी पैसा आप कमाएंगे उस इनकम पर टैक्स 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, मतलब 2022-23 22-23 की इनकम पर आपको 23-24 में टैक्स देना है। सिमिलरली 23-24 की इनकम पर आपको 24-25 में टैक्स देना है। इस तरीके से चलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ईयर की इनकम पर दूसरे ईयर में टैक्स। अब बेटा ये दूसरा ईयर 12 महीने का है, क्या 12 महीने में कभी भी टैक्स दे दें? नहीं, आपको बेसिकली 4 महीने का समय दिया गया है, अप्रैल मई जून जुलाई। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर यहाँ पे टैक्स पे करते हैं 31 जुलाई तक। कुछ लोगों के लिए 2 और डेट्स बनाई गई हैं जो बड़े टैक्स पेयर हैं, एक के लिए 31 जुलाई है, कुछ लोगों के लिए 31 अक्टूबर भी है, और कुछ लोगों के लिए 30 नवंबर भी है। हम आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम, वहां पर हम डिटेल में बेटा डिस्कशन करेंगे किसके लिए 31 अक्टूबर है और किसके लिए 30 नवंबर है। फिलहाल मैं ये बता देता हूं, जिनका इनकम टैक्स ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर है डेट, और जिनका इनकम टैक्स ऑडिट नहीं होता है ना 31 जुलाई पर आते हैं, और उनके यहाँ देश विदेश से व्यापार होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, उनके लिए डेट लॉ में 30 नवंबर है ड्यू डेट। ऑल दो हमारे कोर्स में बेसिकली 2 ही डेट पूछी जाती है, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, मगर वो भी डेट्स हैं। ठीक है, उनको अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे। यहां तक आपको डिपॉजिट करना है बेटा टैक्स। टैक्स डिपॉजिट करना है इस तारीख तक। ठीक है बच्चों, इस तारीख तक टैक्स डिपॉजिट करना। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, जवाब जल्दी से जल्दी दीजिएगा। बेटा टैक्स आप पुलिस स्टेशन में जमा करते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? बताइए कहाँ पे टैक्स जमा करते हैं, पुलिस स्टेशन में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? वेरी गुड। और बताइए बेटा। हाँ, कांट से वाला बच्चा ना बैठे बेटा, सब लोग बताइए कहाँ जमा करते हैं जी। ठीक है,
शिवानी दीदी आप सुन रही हैं तो जवाब दीजिए। कहाँ जमा करते हैं? पुलिस स्टेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? हाँ, ये नहीं कि आपको स्पेशली बोला जाए तब जवाब देना है, ठीक है? सभी ने हर क्वेश्चन का जवाब देना है बेटा, वरना मैं मानूंगा कि आप सो रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है? मुझे कैसे पता चलेगा बेटा आप क्लास ले, ठीक है? आपको कैसे समझ में आ रहा है? तभी तो मैं किसी चीज को समझाऊंगा और किसी को नहीं, मतलब किसी पे जल्दी आगे बढ़ूंगा जब मुझे पता चले कि बच्चों तक क्या बात पहुंच रही। बेटा जवाब आपने दिया सबने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आप सबने गलत बताया है बेटा। ना पुलिस स्टेशन में जमा होगा, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगा। टैक्स बेटा बैंक में जमा होता है, ठीक है? चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है। डिपॉजिट टैक्स इनटू एन ऑथराइज्ड बैंक। कहाँ टैक्स जमा करना है जी? ऑथराइज्ड बैंक में। और ऑथराइज कौन करेगा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स हमेशा बैंक में जमा होता है। और कौन टैक्स जमा कर, कहाँ जमा होना है टैक्स, ये बताएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ईयर के स्टार्टिंग डेट पर ही बता देता है कि इस वर्ष आपको कौन से बैंक में टैक्स जमा कराना है, ठीक है? अदरवाइज नॉर्मली ये जो टैक्स जमा होने का सिस्टम है एक जैसा रहता है, ठीक है, ईयर टू ईयर। बट अगर कहीं चेंज करना हो तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर या अपनी वेबसाइट पर सीबीडीटी की डाल देता है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी डाल देता है कि भाई हमने कुछ चेंज किए हैं, फला बैंक में जमा होगा। तो पहला तरीका है गूगल कर लो कहाँ पे टैक्स जमा होता है। दूसरा, इनकी एक बुक छपती है जो आप लॉ हाउस यानी कि बुक शॉप से ले सकते हैं। बुक जुरिसडिक्शन की बुक होती है कि कौन सा हमारा एओ होगा, कहाँ टैक्स जमा होगा, ये सब की जानकारी होती है बेटा, हर एक शहर हर एक राज्य की। और तीसरा है बेटा, आप अपने घर से जहां पे भी निकलेंगे, जो भी नजदीकी बैंक पड़े, वहां पता कर लो कि टैक्स जमा होता है या नहीं। तो ये पता करना कि टैक्स कौन से बैंक में जमा होगा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर ये जरूर पता होना चाहिए कि बेटा टैक्स बैंक में जमा होगा। क्या ये बात क्लियर है? टैक्स कहाँ जमा होता है बेटा? बैंक में। जल्दी बताइए, यस नो में जवाब दीजिए। ठीक है बेटा, जिस बैंक में आप टैक्स जमा करने जा रहे हैं, क्या वहां पे आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट? तो जवाब है नहीं। अगर हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी चलेगा। सर हमारे पास प्रूफ क्या होगा कि हमने टैक्स जमा करा दिया है? बेटा उसके लिए आपको एक चालान भरना पड़ेगा, चालान नंबर 80। ये चालान का नंबर है। चालान कहते हैं टैक्स के पेमेंट की भुगतान करने का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म को चालान कहते हैं। चालान नंबर 280। इसमें नेम होता है एसएससी का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, एड्रेस होता है और टैक्स की जानकारी होती है, डिटेल होती है। और फिर यहाँ पे ऐसे डॉट डॉटेड लाइन होती है और यहाँ लिखा होता है टैक्स पेयर काउंटर फॉइल। इसका मतलब यह है कि जब आप बैंक में जाके टैक्स जमा कराएंगे तो बैंक का एक कर्मचारी आपसे पैसे लेगा और ये फॉर्म लेगा और वो यहाँ पे स्टैंप लगाएगा, बैंक का कर्मचारी साइन कर देगा और फिर यहाँ से इसको फाड़ेगा, अलग करेगा और आपको सबूत के तौर पे दे देगा कि आपने टैक्स बैंक में जमा कराया है, अगर आप मैनुअली टैक्स जमा करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टैक्स जमा करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, बेटा फॉर्म तब भी भरना पड़ेगा। फॉर्म के बिना टैक्स जमा नहीं होगा, चाहे आप ऑनलाइन जमा करें ऑफलाइन जमा करें, फॉर्म भरना पड़ेगा, चालान नंबर 280। ये फॉर्म जमा करना है, बिना इस फॉर्म के टैक्स जमा ही नहीं हो सकता, चाहे मैनुअली जमा करें या आप ऑनलाइन जमा करें, ठीक है? और इसकी डिटेल ये आपके पास सबूत होगा कि आपने टैक्स जमा कर दिया है। यहाँ पे एक वर्ड आया पैन नंबर। पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, 5 अल्फाबेट, 4 फिर न्यूमेरिकल और फिर एक अल्फाबेट। ये है जी आपका पैन नंबर। ये मैंने लिखा है AMQPA1074L, ये मेरा ही परमानेंट अकाउंट नंबर है। ये नंबर आपको बनवाना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
हमारे यहाँ पूरा एक सेक्शन है कि किसको पैन नंबर ले लेना चाहिए, एग्जाम में भी आता है बेटा, ये मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो एजेंसी बनाई है, CDSL और NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी ऑनलाइन काम है ये लोग संभालेंगे उस काम। मगर इनके ऊपर इतना वर्कलोड है कि पैन नंबर जैसा एक छोटा सा काम ये लोग खुद डील नहीं करते डायरेक्ट। अगर ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो इन्हीं के पास जाएगी एप्लीकेशन, में ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन में इन्होंने ये जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी है कि भाई आप फॉर्म ले लें, को वेरीफाई कर लें, फिर हमें प्रोसेस कर दें। पर दिल्ली जैसे शहर में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बहुत वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस को भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं उनको दी थी। यानी कि आप पहले ना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे जमा करा दें। क्या क्या जमा होगा डॉक्यूमेंट में वो सुन। एक फॉर्म जमा होगा, फॉर्म नंबर 49A। ये फॉर्म अच्छे से भरना है। ये फॉर्म जमा होगा, फॉर्म नंबर 49A। ये फॉर्म है 49A। ये मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, भरना तब भी पड़ेगा आपको फॉर्म। दो आपके फोटो, पासपोर्ट साइज, सेल्फी नहीं, वाइट बैकग्राउंड के दो फोटो जिसको हम पासपोर्ट साइज के। तीसरा एक आईडी और रेसिडेंस प्रूफ। आईडी और रेसिडेंस प्रूफ का सबसे बेहतरीन तरीका है आधार जमा कराना। अगर आधार नहीं है तो वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो 10वीं क्लास की कास्ट सर्टिफिकेट और घर का बिजली पानी का बिल, चाहे बिजली पानी का बिल आपके नाम पर ना हो तब भी, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। सर ना 10वीं का सर्टिफिकेट है, ना बिजली पानी का बिल है, और ना हमारे पास आधार वाधार है, तब बनवा सकते हैं। हाँ, आप अपने इलाके के SDM ऑफिस में जाइए और वहाँ अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट के आधार पर भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा। और 4 नंबर है इसमें, आपका लगता है नॉमिनल फीस, जो कि 100-110 रुपए के आसपास है वो। ये सारी चीज़ें नंबर 1 आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में। ऑनलाइन के लिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे भर सकते हैं। ये मैंने ऑफलाइन के लिए बताई है। नंबर 2, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये इसको ट्रांसफ़र करेंगे आपके डाटा को ऑनलाइन, और फिर CDSL वाले आपके घर पर 10-15 दिन के बाद पैन कार्ड भेज दें। सेंड पैन थ्रू, पोस्ट के थ्रू आपके घर पर पैन कार्ड आ जाए। बिना पैन कार्ड लिए आप टैक्स जमा नहीं कर सकते। तो चालान नंबर 280 भरने के लिए सबसे जरूरी है आपका पैन नंबर। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बेटा एक बार हाँ कर। अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बेटा हाँ कर। अच्छा, मुझे एक बात भी बताइए कि आप में से किस किस के पास पैन कार्ड है? आप में से बेटा किस किस के पास पैन कार्ड है? और लोगों के पास? अंजलि के पास पैन कार्ड है? अच्छा, और शिवानी के पास पैन कार्ड है? अच्छा ठीक है, अंजलि आप बनवाएंगे बेटा, ठीक है, ऑनलाइन बनवाएंगे, अपने आप बनवाएंगे, आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में तो मेरी हेल्प आप ले, ठीक है, जब भी आपको समय मिलेगा। हाँ बेटा। हाँ तो कोई बात नहीं, आधार को अमेंड करा लीजिए पहले। आप आधार को अमेंड करा लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं।
ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इतनी बात जो मैंने बताई वो पिक्चर समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले वो बताइए आप, यहां तक क्लियर है ना एकदम बात? बस ये बताइए। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। आप 22-23 का टैक्स 23-24 में दे रहे हैं, सपोज 31 जुलाई तक टैक्स जमा करना है। बच्चों मुझे हाँ ना में जवाब देना आप, क्या टैक्स आप ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी जमा कर देंगे या इसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी? आप बताइए। डिपॉजिट करने से टैक्स, टैक्स जमा करना है, टैक्स जमा करने से पहले बताइए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। करना चाहिए। अच्छा, टैक्स हम किस चीज पर कंप्यूट करेंगे? आप कहेंगे इनकम पर। तो बेटा बताइए, क्या हमें इनकम भी पहले कंप्यूट करनी चाहिए या नहीं? सर हाँ। तो हम कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो नंबर 1 बेटा हमको ये कंप्यूट करना है, नंबर 2 ये कंप्यूट करना है, तब जाके टैक्स जमा होगा। और टैक्स जब जमा कर देंगे तो हमको करना है फाइलिंग ऑफ आईटीआर, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये हमारा फोर्थ काम है। और ये है हमारा ये इंटर या सीएमए इंटर का सिलेबस। ये है जी सिलेबस। हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने आपके सिलेबस है। इसमें चैप्टर चाहे जितने मर्जी आप बना लो, सिलेबस ही है। और जनरली हमारे यहाँ जो टैक्सेबल इनकम टैक्स निकालने के लिए पूछा जाता है वो इंडिविजुअल की इनकम को पूछा जाता है। पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, कंपनीज के बारे में हमारे यहाँ कोर्स में जनरली नहीं आता। बताइए सिलेबस क्लियर है आपको? बताइए बेटा सिलेबस क्लियर है आपको? सिलेबस का ये पार्ट करने पर हमें तकरीबन 70 क्लासेस का समय चाहिए, ये वाला पार्ट। और बाकी सब में हमको 10 क्लास चाहिए। इस प्रकार से नॉर्मली हमारी 80 क्लासेस लग जाएंगी। इतना कोर्स है हमारा, ठीक है। 1.5 आवर, 1.5 घंटे की अगर हम क्लास लगाएं तो 80 क्लास हमारी। अब हमें ये सिलेबस पूरा करने के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा? हमें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? नॉलेज का सोर्स क्या है? तो नंबर 1 नॉलेज का सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 19। बेटा ये पढ़ना। नंबर 2 इनकम टैक्स 19। नंबर 3 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देख। नंबर 4 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नोटिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नोटिफिकेशन या उनके सर्कुलर देख। और नंबर 5 है बेटा, लॉ में ना हर साल चेंज आते हैं तो हम अमेंडमेंट कहते हैं। अब जिनका एग्जाम जून 2023 में या दिसंबर 2023 में की अमेंडमेंट आएगी एज पर द फाइनेंस एक्ट 2022। और जिनका एग्जाम 2024 में मई या नवंबर में, जिनका मई नवंबर 23 में है उनके लिए ये वाली अमेंडमेंट है, ठीक है। और जिनका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 पूछा जाएगा। जो अभी 1 फरवरी 2023 को बजट आया था ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट ईयर है। जो लास्ट ईयर बजट आया था 1 फरवरी 2022 को, उसकी एप्लीकेबिलिटी 2023 के जो मई और नवंबर के एग्जाम हैं, सीए के हों या सीएमए के हों या सीएस के, उसमें एप्लीकेबल। तो आपको पता चल रहा है आपका सिलेबस क्या है और उसकी सोर्स क्या है पूरा करने की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई हो। बताइए, अगर आ गई है तो बताइए। चलो बेटा मैं अब आगे
ठीक है बेटा, ये जो कंप्यूटेशन वर्ड लिखा है ना, कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन आप बताओ 22-23 की इनकम को कब कंप्यूट किया जाएगा? 22-23 में कंप्यूट कर लोगे या 23-24 में कंप्यूट करोगे? आप बताओ। इस ईयर की इनकम तो को तो यही कंप्यूट करेंगे ना बेटा हम बाद में। 22-23 की इनकम को बताओ बेटे, 22-23 में कंप्यूट करेंगे या 23-24 में कंप्यूट करेंगे? 23-24 में। और कंप्यूटेशन को बोलते हैं बेटा असेसमेंट। क्या बोलते हैं कंप्यूटेशन को? इंग्लिश की टर्म है असेसमेंट, इंग्लिश का एक वर्ड है असेसमेंट, इसलिए इस ईयर को हम असेसमेंट ईयर भी कहते हैं। और असेसमेंट ईयर में हमेशा पिछले साल की इनकम को कंप्यूट किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। मैं उम्मीद कर लेता हूं यहां तक बात क्लियर है। एग्जाम में आपके जो पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा 22-23, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 में जो आपको इनकम पर टैक्स देना है वो इस डेट से इस डेट तक की कमाए गए पैसे पर आपको टैक्स देना है, या जिस पर लॉ कहेगा। मगर 23-24 में आपको 22-23 की इनकम पर ही टैक्स देना। तो कोई मुझे बता पाएगा 23-24 में भी तो पैसा कमाओगे ना आप, उसकी इनकम पर कब टैक्स? 23-24 में जो आप पैसा कमाओगे यहां से यहां तक, उसकी इनकम पर कब टैक्स दे? 24-25 में। बिल्कुल। तो जिनका एग्जाम 2023 में है, मई में हो, जून में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, बेटा उनके लिए ये वाला एग्जाम। अगर मैं कहीं बोल दूं ना पूरे कोर्स में प्रीवियस ईयर 22-23, उसका ऑटोमेटिक मीनिंग है, इंप्लाइड मीनिंग है असेसमेंट ईयर 23-24। और अगर आप बोल दें असेसमेंट ईयर 23-24 तो मुझको भी समझ जाना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में बात कर। यहां तक मैं मान के चलता हूं बच्चों को क्लियर। अब हमारे कोर्स में जैसे हमने देखा कि हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर मैं टैक्सेबल इनकम के बारे में बात करूं, हेडिंग डालिएगा फ्रेश पेज पर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम को हम टोटल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम, टोटल इनकम के टोटल इनकम दो तरह की होती है। मैं ये कह दूं इनकम दो तरह की। अच्छा, इनकम का मतलब बेटा सेल्स नहीं है, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट है उसको इनकम कहा जा रहा है। सेल का इनकम का मतलब रिसीप्ट। इनकम दो तरह की है बेटा, एक टैक्सेबल इनकम और एक नॉट टैक्सेबल इनकम। अगर आपको सही तरीके से जानना है इनकम क्या है, कौन असेसी है, कौन पर्सन है, तो आपको बेटा सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक की पूरी जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन। पहले मैं बात करता हूं नॉट टैक्सेबल इनकम की। नॉट टैक्सेबल में दो तरह की इनकम है, एक का नाम है एग्जेम्प्ट और एक का नाम है कैपिटल रिसीप्ट। कभी भी एग्जेम्प्ट की बात आ जाए तो एग्जेम्प्ट इनकम बेटा 4 सेक्शंस में होती है, ध्यान देना। कितने सेक्शंस में बेटा? 4 सेक्शन में। आप माइक का यूज कर सकते हैं बेटा। एग्जेम्प्ट इनकम कितने सेक्शंस में हो सकती है बच्चों? 4 सेक्शंस। वो कौन से सेक्शन है? 10, 11, 12, 13। इनकम टैक्स के इन सेक्शन में कोई भी इनकम आ जाए बेटा वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब है टैक्स टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं इसकी बात बताता हूं, इसका एक सेक्शन है 10 सबसेक्शन 1 में लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। तो
आपने ये तो पढ़ लिया, सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाएंगे तो एग्जेम्प्ट है, इंडिया से बाहर कमाएंगे तो इंडिया के अंदर फिर वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा एग्रीकल्चर इनकम का आगे चलकर। फिलहाल मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पर आपको बताया जैसे एग्रीकल्चर। सेक्शन 10(1) है, 10(2) है, 10(2)A है, 10(4) है, 10(5) है, 10(7) है, ठीक है, 10(10) है, 10(10)A है, 10(10)B है, 10(10)C है, 10(10)AA है, 10(10)D है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपके कोर्स में सेक्शन 10 से रिलेटेड। ये जो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये हमारे यहाँ अभी सीए इंटर में नहीं है, सीएम इंटर में है, बट सीए इंटर में ये सेक्शन नहीं है। तो हमारे यहाँ एग्जामिशन का एक ही सेक्शन है 10, 11, 12, 13। अब मैं बात करता हूँ बेटा कैपिटल रिसीप्ट्स को लेकर। पूरे इनकम टैक्स लॉ में इसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं, नो सेक्शन इन इनकम टैक्स। कोई सेक्शन ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट जरूर। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको कैपिटल रिसीप्ट का। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आप बताइए शेयर कैपिटल इशू करने से कंपनी के पास पैसा आता है या नहीं आता है? हाँ ना में जवाब दी। आता है। क्या कंपनी उसको अपने बैलेंस शीट में शो करती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करती है? बेटा कंपनी उस शेयर कैपिटल के पैसे को बैलेंस शीट में शो करती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बैलेंस शीट में शो करती है, क्योंकि बेटा वो कैपिटल रिसीप्ट का पैसा है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं ले। ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम है। एक वाइफ को उसका हस्बैंड डेली रूटीन बेसिस के लिए घर के खर्चे के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए कुछ पैसा दे के जाता है, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000, 2000 एज पर द नीड ऑफ द हाउस। और वो लेडी उसमें से डेली बेसिस पर या जब भी उसको मौका लगता होगा उसमें से कुछ ना कुछ पैसा बेटा वो सेव कर लेती है और सेविंग्स को एक्यूमुलेट करती है 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक दिन उसका हस्बैंड अब कहता है कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? कि वाइफ उसको 5 लाख रुपए लाके दे देती जो उसने सेविंग्स में से इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि इस पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसको कैपिटल रिसिप्ट माना गया। क्या माना गया है? कैपिटल रिसिप्ट। यहां हमने लिख दिया एक्यूमुलेटेड सेविंग्स बाय अ हाउस वाइफ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको बेटा क्या माना जाता है? कैपिटल रिसीप्ट, और ये टैक्सेबल नहीं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलना चाहूंगा। अगर आपने यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलना चाहूंगा। चल सकता हूं मैं आगे? ठीक है, अब आप आ जाइए यहां पर। तो नॉट टैक्सेबल इनकम दो तरह की हो गई, एग्जेम्प्ट और कैपिटल रिसीप्ट। टैक्सेबल इनकम में फर्स्ट इनकम है बेटा सैलरी इनकम, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो जॉब करके पैसा कमाएंगे, और जॉब करके जो आप पैसा कमाएंगे उसे हम बेटा सैलरी इनकम कहते हैं। नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर लेट आउट करने से जो भी पैसा मिलता है तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 तक है, और इसके सॉरी हाँ इसके सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक। नंबर 3, प्रॉफिट और गेन्स और बिजनेस और प्रॉफिट। इसको शॉर्ट में हम पीजीबीपी कहते हैं। कोर्स के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे हम इसको।
ये सेक्शन है बेटा 28 से लेकर सेक्शन नंबर 44। इसके आप बाद आता है बेटा कैपिटल गेन्स नंबर 4। अच्छा, कैपिटल गेन्स अलग है और कैपिटल रिसीप्ट अलग है। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। जब आप कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कैपिटल गेन किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास ज्वेलरी है घर में रखी हुई, आपने उसको बेच दिया, बेचकर जो फायदा कमाया उसको कैपिटल गेन कहते हैं। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक पढ़ेंगे। नंबर 5 होता है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके सेक्शंस 56 से लेकर 59 तक। ये जो आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये है बेटा 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम बेटा 5 है। सैलरी से कमाया गया पैसा, प्रॉपर्टी को किराए पर देके कमाया गया पैसा, बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया गया पैसा, एसेट्स को बेचकर, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा कोई ऐसी टैक्सेबल इनकम कोई ऐसी इनकम जो ना एग्जेम्प्ट हो, ना कैपिटल रिसीप्ट हो, टैक्सेबल हो और इन 4 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में कवर नहीं हुई हो। फॉर एग्जांपल, सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, जिसको आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट कहते हैं, बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। कहां पर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन 5 के अलावा हेड तो बेटा यही 5 है और कोई हेड नहीं है, मगर कभी कभी आपको किसी और की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ता है। सर, हम किसी और की इनकम पर हम क्यों टैक्स देंगे? इसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं, अगर किसी और की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़े। एक 5 साल का बेबी है जिसके नाम पर 2 करोड़ रुपए की एफडी है। उस 2 करोड़ रुपए की एफडी पर 5% के रेट से 10 लाख का इंटरेस्ट आता है। तो बेटा वो बच्चा टैक्स नहीं देगा, उसके पेरेंट्स में से कोई एक टैक्स देगा, या तो मम्मी या पापा। यानी कि वो 10 लाख रुपीस का इंटरेस्ट उसके मम्मी या पापा की इनकम में ऐड होगा। इस ऐड होने को हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। पूरा एक चैप्टर है, आगे चलकर पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में क्या क्या है। मैंने बताया ना, सिलेबस में 4 पॉइंट है, उसका पहला पॉइंट पढ़ने में हमको 70 क्लासेस। क्लबिंग ऑफ इनकम में आप सेक्शन नंबर 60 से 65 तक पढ़ते हैं। ये कोई हेड नहीं है, हेड बेटा पहले फर्स्ट 5 ही है। रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और एक दूसरा बिजनेस भी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का, उसमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। लॉ कहता है कि आप 10 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स मत दीजिए, 10 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख का लॉस भी माइनस कर लीजिए। इस माइनस करने मतलब इस लॉस की एडजस्टमेंट को हम कहते हैं सेट ऑफ। और इसके सेक्शन है आपके 70 से लेकर 79। ठीक है, मतलब हमारी इनकम में क्या क्या आता है बेटा? ये आता है, 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 ये भी है, मगर ये माइनस में आता है, ये सेट ऑफ होता है। ये सेट ऑफ होने के बाद जो टोटल आता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया। इसका सेक्शन है बेटा 14 नंबर, इसका सेक्शन है 14। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा आप लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6। डिडक्शन माइनस करते हैं। डिडक्शंस जो है ना, उस सेक्शन नंबर 80C से लेकर 80U तक है। आप ये मत समझना ये 2 सेक्शंस हैं, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, 80RRB, 80QQB, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं बेटा आपके कोर्स। तो मेरा इसमें तकरीबन आपके यहाँ कोर्स में 25 सेक्शंस हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच, 80C से 80U। ये माइनस करने के बाद जो आएगा बेटा उसे हम कहेंगे टोटल इनकम। ये है आपकी टोटल इनकम।
इस टोटल इनकम, ये आपका पहला पड़ाव है बच्चों, ये पहला पड़ाव है आपका, ये है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, वो ये है। यहां पहुंचना है, यहां पहुंचने तक आपके कोर्स में कम से कम 200 सेक्शंस आप पढ़ चुके और 70 क्लासेस लग चुकी। मगर इस यहां पहुंचने तक हमें कुछ बातें समझनी है, जिसमें से एक टॉपिक है हमारा बेसिक्स के अंदर रेट ऑफ टैक्स। ये जो दूसरा वाला स्टेप, इसकी टोटल आप देखना 7 से 8 क्लास है, मगर मुझे शुरुआत में 4 क्लास की जरूरत है, सिर्फ 4 क्लास, 1 घंटा 15 मिनट की 4 क्लास मुझको चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं। इसमें से एक छोटे से टॉपिक की, उसको मैं रेट ऑफ टैक्स बोलता हूँ कि किस रेट से टैक्स लगता है। तो आज जो मैंने आपको बताया अभी, ये है बेटा आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या बेटा ये चार्ट समझ पा रहे हैं आप? ये पढ़ना है हमको, हमारा 70 क्लास का कोर्स मैंने आपके सामने लिखा है, इससे आपको कुछ काफी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा, टोटल इनकम कंप्यूट करने के बाद इसके ऊपर कंप्यूट करना होता है बेटा टैक्स। तो दूसरा स्टेप है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ये दूसरा स्टेप कंप्यूटेशन। टैक्स बेटा दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं बेटा नॉर्मल रेट्स, और बच्चों एक को कहते हैं स्पेशल रेट। एक्चुअली में मैं आज की क्लास में आपको मैंने माइंड मेकअप किया है, आपका कोर्स क्या है, कोर्स कैसे चलेगा, सिलेबस क्या है। तो नॉर्मल रेट्स में जो लगता है ना, ये लगता है एज पर स्टेटस ऑफ असेट। सर हम आपकी बात नहीं समझे, स्टेटस का मतलब अमीर गरीब नहीं, अमीर गरीब नहीं। यहां पे इसका मतलब होता है कि आप, स्टेटस का मतलब है आप कि आप इंडिविजुअल हैं, या आप एचयूएफ हैं, या आप कंपनी, आप कौन है। स्पेशल रेट में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, ये लगता है एज पर नेचर ऑफ इनकम। अगर मैं आपको स्पेशल रेट की बात करूं ना बेटा, तो स्पेशल रेट वाली इनकम वैसे तो लॉ में बहुत हैं, मगर हमारे कोर्स में मात्र 3 है, बस 3 और नहीं। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल रेट वाली इनकम के बारे में बात कर रहा हूं। नॉर्मल रेट जो लगता है वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अलग तरीके से लगता है, और जो कंपनीज हैं या पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए नॉर्मल रेट अलग तरीके। इंडिविजुअल और एचयूएफ पर जो रेट लगता है उसे बेटा हम कहते हैं स्लैब रेट्स। मतलब नॉर्मल रेट की एक कैटेगरी हो गई बेटा स्लैब रेट, और नॉर्मल रेट की एक कैटेगरी हो गई फ्लैट रेट। स्लैब रेट का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता रहेगा। फ्लैट रेट का मतलब है इनकम कितनी भी हो टैक्स का रेट सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, उसे हम कहते हैं फ्लैट रेट। जैसे अभी आपने सुना कि इनकम 5 तरह की है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर्स। ये जो 5 इनकम है, इनमें से कुछ इनकम ऐसी हैं जिन पर नॉर्मल रेट लगता है, कुछ इनकम ऐसी है जिन पर स्पेशल रेट। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये बता देता हूं स्पेशल रेट वाली इनकम कौन कौन सी। बेटा स्पेशल रेट वाली इनकम बेसिकली 3 तरह की, जिन पे हमेशा स्पेशल रेट ही लगता है। आप फुल फॉर्म लिखना बेटा, आप शॉर्ट में मत लिखो। LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या लिखना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर ये क्या होता है? आप देखो बेटा, पीछे आपने एक टॉपिक देखा था, यहां पर देखो ध्यान से, कैपिटल गेन्स। तो आप आगे चलकर एक टॉपिक पढ़ोगे कैपिटल गेन्स, और जब कैपिटल गेन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। ठीक है,
लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। मगर दो तरह का कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो हमेशा स्पेशल रेट ही लगता है, मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एक केस हो सकता है जहां आपका स्पेशल रेट ना लगे और उस पर भी कौन सा रेट लग जाए, नॉर्मल रेट। और एक है बेटा लॉटरी इनकम। आपके दिमाग में फौरन आएगा लॉटरी खेलना तो गैर कानूनी है। बेटा आजकल तो लॉटरी का टीवी पर ऐड आता है, तुम जाके ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। बेटा जो ड्रीम 11 पर टीम बन रही है ये लॉटरी है, उसमें जीता गया पैसा लॉटरी इनकम माना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जीता गया पैसा लॉटरी इनकम माना जाता है। बिग बॉस में जीता गया जो प्राइस है, रियलिटी शोज में जो प्राइस जीते जाते हैं वो लॉटरी, अगर उनको सैलरी मिलती है तो फिर वो लॉटरी नहीं है। ठीक है, तो लॉटरी इनकम में, कैसीनो में, जो जिनके पास लाइसेंस है वहां जो गैम्बलिंग होती है उसमें जीता गया पैसा बेटा लॉटरी इनकम है। इन तीनों इनकम पर टैक्स को छोड़कर बाकी सब इनकम पर नॉर्मल रेट लगता है। नॉर्मल रेट किस पर लगता है, जैसे सैलरी पर, कॉमा हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर, कॉमा पीजीबीपी पर, इन पर लगता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग, ऑनलाइन बच्चों? ये बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की बात? ठीक है। मैं बेटा ना आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ना शॉर्ट टर्म किसी के बारे में इनमें से मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा इंडिविजुअल एचयूएफ पर आता हूँ। यहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ पर एक तरफ देखा जाता है बेटा टैक्सेबल इनकम, पहले सुन लेना। यहां नंबर 1 में लिख रहा हूं एज ऑफ असेसी। अगर असेसी की एज 60 वर्ष से कम है या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। कब देखनी है 60 साल से एज कम? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जैसे आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर मान लीजिए 22-23 है तो 22-23, 23-24 है तो 23-24, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसमें एज उसकी 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर एज असेसी की 60 साल से कम है तो, और टैक्सेबल इनकम क्या होती है बेटा, वही है टैक्सेबल इनकम, ये है, ये जो आपने निकाली, ये वाली इनकम। ये इनकम अगर 2.5 लाख रुपए तक है, जो टैक्स है बेटा वो आप पे नहीं लगेगा, नील हो जाएगा आपका टैक्स। इसे कहते हैं बेटा बेसिक एग्जेम्पशन। ये जो पहला पॉइंट है ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कहलाता है। ये हर एक इंडिविजुअल को और हर एक एचयूएफ को मिलता है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आप पर टैक्स 5% के रेट से लगेगा। सपोज करो आपकी इनकम 4 लाख है तो 4 लाख में से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो बाकी के 1,50,000 बचे उस पर 5% के रेट से 7,500 का टैक्स बनेगा। 5 लाख एक से लेकर 10 लाख रुपए तक के लिए टैक्स का रेट 20% है। अबाउट 10 लाख जो रेट है वो 30%। अगर आपको बात समझ में आई हो तो बेटा एक बार हाँ करो। ये है टैक्स के रेट अगर एज 60 साल से कम है तो। नंबर 2, अगर एज ऑफ असेसी 60 साल या उससे ज्यादा है बट अप टू 79 ईयर है, मतलब 60 साल का है, 60 का है, 61 का है, 65 का, 70 का, 78, मैक्सिमम 79 तक का, तो ये दूसरा नंबर पॉइंट लगेगा। तब बेटे अप टू ₹3 लाख टैक्स रेट निल।
यहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर लाख कर दी। और अगर आपकी इनकम 3,01,000 से लेकर 5 लाख तक है तो 5%। इनकम 5,01,000 से लेकर 10 लाख तक है तो 20%। अबाउट 10 लाख है तो अच्छा, अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो इंडिविजुअल के लिए भी था, एचयूएफ के लिए भी था। सेकंड पॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए नहीं है। एचयूएफ के लिए सिर्फ 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है। एचयूएफ चाहे जितनी भी पुरानी हो। ये एज वाला जो फैक्टर देखना है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए देखना है। इसको हम सीनियर सिटीजन बोलते। इसके बाद एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अगर एज ऑफ असेसी, अच्छा चाहे ये मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 इयर्स या ऊपर हो, इसको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। थोड़े दिन के बाद ये हवा में उड़ने वाला है बेटा, ठीक है, चाहे नेकर पहन ले या ना पहने, सुपर हो चुका है अभी, ठीक है। तो सुपर के बाद सीधा ऊपर बेटा। इसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स नील रहेगा। टैक्सेबल इनकम को आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं और टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम अलग है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम एक बात है। आप में से कोई बताइए बेटा, 5,01,000 से लेकर अब 10 लाख के बीच में कितना टैक्स लगना चाहिए, बताइए। एक बच्चा कह रहा है जी 20%। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग बेटा। 10,01,000 से ले, अच्छा 10 लाख के ऊपर सीधा आप 30%। ये है सिंपल टैक्स के रेट। मैं उम्मीद कर लूँ ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक, ठीक है। मैं बेटा अभी फर्म और कंपनी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ आज की क्लास में, सिर्फ मैं इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जनरली इंडिविजुअल के बारे में ही पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो कैपिटल गेन वाली बात थी, अभी बेटा आप लोगों को नहीं मालूम, पहली बात तो आपको यही नहीं मालूम कैपिटल गेन क्या होता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या पता होगा, वो हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ने पे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म। ये जो रेट्स मैंने बताए इधर वाले, ये एज पर द फाइनेंस एक्ट होते हैं, इनका सेक्शन नहीं मिलेगा आपको इनकम टैक्स एक्ट में, मगर ये वाले जो रेट हैं ये एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इसलिए आपको इनका सेक्शन मिलेगा। इनका सेक्शन है 112 और 112 ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दो सेक्शन है, एक 112 और एक 112 ए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो तरह का है, एक 111 ए और एक अदर देन 111 ए। अब होता क्या है 112 ए, वो मैं थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आज की क्लास बेटा धीरे धीरे बात आप तक पहुंचेगी। एक दिन में मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी बात पहुंचा पाऊं, मगर ऐसा होगा आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। आपको ये भी पता चल जाएगा कब 112 वाला कुछ सेक्शन लगता है, कब 112 ए लगेगा, कब 111 ए लगेगा। और लॉटरी इनकम का सेक्शन है 115 बी, ये लॉटरी इनकम का सेक्शन। दूसरा नंबर है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स 112 में जनरली रेट लगता है 20% और इसमें जनरली लगता है रेट 10%, इसमें लगता है 15%। जब ये दो पॉइंट नोट कर लें तो आप मुझे बताना।
मैंने आज कंपनी फर्म के बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने ना आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये भी नहीं समझाया, 112A क्या है ये नहीं समझाया, सिर्फ लिखवा दिया, एक चार्ट मैंने बनवा दी। क्योंकि अभी हमारा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे चलेंगे हम आगे। तो ये रेट्स हैं और बेटा ये इनकम है जिसके बारे में मैंने, ये जो दो चार्ट्स मैंने लिखवाए हैं ना, ये जो दो चार्ट्स मैंने बनवाए, अप्रोक्सीमेटली यही आपका कोर्स है। इसमें कुछ चीजें अभी ऐड होनी है, नो डाउट, मगर आप ये मान के चलिए इनकम टैक्स का कोर्स है आपके सामने। आज जो मैंने बात की है वो पूरे कोर्स के बारे में बात की। इसमें अब हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, स्लैब रेट कैसे लगाते हैं, सरचार्ज क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं, डिडक्शन मिलेगी या नहीं। तो ये आज हमारी एक सेशन खत्म होता है, एक क्लास खत्म होता है, और अभी हमें पढ़ते हुए मात्र 1 घंटा 10 मिनट हुआ। बस ऐसे ही मुझे 1 घंटा 10 मिनट की 3 से 4 क्लास चाहिए, मैं आपको बेसिक में स्ट्रॉन्ग कर दूं। उम्मीद करता हूं मेरी आज की क्लास समझ में आई है बेटा आप लोगों को। हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बेटा